अणुसंख्यक गुणधर्म में अगला टॉपिक है आपके दो, आपने टॉपिक का अध्ययन कर लिया था, वाष्प दाब में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, उसके बाद तीसरा टॉपिक है हिमांक में अवनमन। हिमांक, हिमांक का मतलब होता है जमना, फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग, FREEZING, फ्रीजिंग। ताप का वह मान जिस पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ताप का वह मान जिस पर द्रव अवस्था ठोस में परिवर्तित हो जाती है, ठोस में परिवर्तित हो जाती है। उसे द्रव का हिमांक कहते हैं, द्रव का हिमांक कहते हैं। ताप का वह मान जिस पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। शुद्ध द्रव होता है, शुद्ध जल के हिमांक का मान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। शुद्ध जल के हिमांक का मान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दी पड़ी रही है अभी, माउंट आबू में तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो वहां पे बर्फ पड़ रही। बर्फ का मतलब होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर गया नहीं और वो द्रव अवस्था किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में, लिक्विड है वो सॉलिड में चला जाएगा। तो सॉलिड में जाते ही उसको कहते हैं हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। और सॉलिड का वापस लिक्विड में आते ही उसको कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। ठीक है, नीचे तो हो गया आपके गलनांक और ऊपर हो गया आपके वापस हिमांक। हिमांक में अवनमन कैसे हुआ? शुद्ध जल है, शुद्ध जल में अवाष्पशील विलय जैसे नमक, अवाष्पशील विलय नमक मिलाने पर शुद्ध जल में अवाष्पशील विलय नमक मिलाने पर ताप के मान में कमी होना, ताप के मान में कमी होना हिमांक कहलाता है। हिमांक अवनमन कहलाता है। शुद्ध जल में अवाष्पशील विलय जैसे नमक मिलाने पर उसके तापमान के मान में कमी होना हिमांक में अवनमन कहलाता है। ठीक है, इसीलिए जो आइसक्रीम वाला है वो बर्फ के साथ नमक रखता है। बर्फ के साथ क्या रखता है? नमक रखता है। बर्फ के साथ नमक रखने से क्या होगा? उसका तापमान होगा वो आपके और कम हो जाएगा। तापमान कितना हो जाएगा? हिमांक अवनमन के कारण कमी होगी तापमान में, और तापमान कम होने के कारण मान लो वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया। बर्फ का तापमान कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नमक मिलाया तो नमक मिलाने के कारण हिमांक में कमी हुई। हिमांक में कमी होने से तापमान और कम हो गया। तापमान कम होने के कारण अब वो जो आइसक्रीम है उसके अंदर, जो पात्र के अंदर आपके आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम एक तो आपके 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी और एक -10 में है। बर्फ और नमक के मिश्रण का तापमान कितना है? -10 है। तो आइसक्रीम जल्दी किस में जमेगी? -10 वाले में जमेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि कुल्फी वाला, ठेला वाला क्या करता है? ठेला वाला बर्फ के साथ नमक मिलाता है। तो बर्फ के साथ नमक मिलाने का कारण क्या है? उसमें साइंस वाला कंसेप्ट ये लग रहा है कि हिमांक में उसमें कमी होगी। हिमांक बर्फ का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बर्फ और नमक है उसके तापमान में -10 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण आइसक्रीम है वो जल्दी जमेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हिमांक में अवनमन। इसी प्रकार आपके जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है, उससे रेलवे लाइन पर बर्फबारी से बर्फ को हटाने के लिए भाई सर्दी है, तापमान कम हुआ, बर्फ पड़ी
बर्फ को हटाना है, बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ है, तो उसको हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है। क्यों? ये प्रश्न आएगा आपके कि जो शीतकालीन क्षेत्र है वहां पर रेलवे लाइन से बर्फ को हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है। क्यों? तो उसका आंसर है कि बर्फ और नमक का मिश्रण हिमांकित मिश्रण का निर्माण कर लेता है। बर्फ और नमक के मिश्रण का नाम क्या है? हिमांकित मिश्रण। हिमांकित मिश्रण का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण उसके तापमान में कमी हो जाती है। तापमान में क्या हो गया? हिमांकित मिश्रण के तापमान में तापमान चला गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और वातावरण का जो तापमान है, बर्फ पड़ रही है तो बर्फ पड़ने के कारण वातावरण का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान अधिक किसका है? तापमान आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। भाई सर्दी अपने को क्यों लगती है कि ये मान लो अपना ह्यूमन शरीर है, बॉडी है, ये बॉडी है, अपनी बॉडी है, अपने जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। अब सर्दी में क्या होता है कि बाहर का तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बाहर का तापमान कम है, अपने शरीर का तापमान है वो अधिक है, तो शरीर में से ऊष्मा कहाँ जा रही है? बाहर की ओर जा रही है। शरीर में से ऊष्मा कहाँ जाएगी? ऊष्मा का नियम है अधिक तापमान से कम तापमान की ओर प्रवाह होती है विकिरण के रूप में, तो 37 से 5 की ओर बाहर की ओर प्रवाह होगी। और पर सर्दी को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं कि ऊपर को जो ऊनी कपड़े हैं वो पहनते हैं, एक नहीं तो डबल पहनते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो विकिरण है वो बाहर जाने से रुक जाए। बाहर जाने से क्या हो जाए? रुक जाए, और अपने बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, शरीर का टेम्परेचर क्या रहे? मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसलिए अपन सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि बाहर का तापमान है वो यदि शरीर के तापमान के बराबर हो गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर का तापमान हो गया, तो फंक्शन काम करना बंद कर देंगे और व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तापमान अधिक किसका है? तापमान 0 और 10 में से अधिक तापमान 0 वाला है, ये माइनस में। तो विकिरण कहाँ से आएंगे? विकिरण आएंगे आपके अधिक ताप से कम ताप की ओर। अधिक ताप से किधर आएंगे? कम की ओर आएंगे। कम की ओर आएंगे तो यहाँ से इसको पिघला देंगे, ठीक है। और पिघल करके ये रेलवे लाइन से हट जाएगा। ये रेलवे ट्रैक से कौन हट जाएगा? बर्फ है वो हट जाएगी, हट जाएगी। कौन हट जाएगी? बर्फ हट जाएगी और पिघल जाएगी। पहले तो ये लिक्विड के रूप में हो जाएगी, लिक्विड के रूप में होकर के और वहां से हट जाएगी। लिक्विड क्यों हुई? क्योंकि वातावरण का तापमान अधिक है, बर्फ का तापमान कम है, वातावरण के से वो उष्मा लेकर के और लिक्विड में चली जाएगी। क्योंकि अब उसको लिक्विड में जाने के लिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और वातावरण का तापमान तो 0 ही है, इसलिए रेलवे लाइन पर से बर्फ को हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है। क्यों? ऐसा प्रश्न आए तो आंसर में लिखना है बर्फ और नमक हिमांकित मिश्रण हो जाता है, जिसका तापमान कम होने से, हिमांक में अवनमन के कारण तापमान कम होने से वातावरण से वो उष्मा पा करके पिघल करके और रेलवे लाइन से हट जाएगी, ठीक है। एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है कि जो आइसक्रीम वाला है वो बर्फ के साथ नमक का उपयोग क्यों करता है? तो उसमें भी आपको ये लिखना है कि बर्फ और नमक के मिश्रण का तापमान, इसे हिमांकित मिश्रण कहते हैं। हिमांकित मिश्रण का तापमान होता है वो कम होने के कारण आइसक्रीम वो जल्दी जम जाएगी। एक और प्रश्न पूछे आपको कि हिमांक किसे कहते हैं? ताप का वह मान जिस पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। ताप का वह मान जिस पर द्रव अवस्था कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। शुद्ध जल में अवाष्पशील विलय, एक अवाष्पशील विलय का नाम बताओ। जैसे नमक है अवाष्पशील विलय। शुद्ध जल में अवाष्पशील विलय मिलाने के कारण तापमान में कमी होना क्या कहलाता है? हिमांक में अवनमन कहलाता है। तो आपके हिमांक की अलग परिभाषा मैंने बता दी, हिमांक अवनमन की अलग परिभाषा बता दी। रेलवे लाइन पर से बर्फ हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है, क्यों? उसका भी मैंने आंसर बता दिया। और बर्फ और नमक का उपयोग आइसक्रीम जमाने वाला क्यों करता है? तो उसका भी मैंने बता दिया। तो ये इस प्रकार आपके छोटे छोटे एक 4 नंबर के प्रश्न हो गए। अब अपने को हिमांक अवनमन का जो डेरिवेशन है वो लेना है। हिमांक अवनमन उसका आपको क्वथनांक उन्नयन का मैंने डेरिवेशन बताया था, सेम उसी अनुसार चलेगा। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब कमी का होना, अवनमन कमी, फ्रीजिंग इन टेम्परेचर डेल्टा टीएफ सिंबल हो गया इसका। वो आपके वाष्प दाब में अवनमन के बराबर होगा। वाष्प दाब में जितनी कमी हुई है उसके बराबर होगा वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन
का सिंबल क्या हो गया, डेल पी। हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के बराबर होगा, ये लाइन आपको याद करनी है। फिर आपको राउल्ट का नियम लगाना है। राउल्ट का नियम वहां पे भी आपने पढ़ा था, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। राउल्ट का नियम, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोलबिन के समानुपाती होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन डेल्टा पी अपॉन पी जीरो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोलबिन एक्स विलेय के समानुपाती होता है। मोलबिन को किससे सिंपल करते हैं, एक्स विलेय, ठीक है, ये राउल्ट का नियम है। और एक्स विलेय क्या होती है, एक्स विलेय विलेय की मोलबिन, एक्स विलेय बराबर विलेय के मोल W0 बटा M, M0 बटा M0 W, ठीक है, एक्स विलेय ये होती है, ठीक है। W0M M0W, तो आपके पास उधर क्या आया, डेल P अपॉन P0 को उधर भेज देंगे, समानुपाती हटाया, नियतांक आया, P0 उधर गया। अब एक्स विलेय की जगह वैल्यू पटको, W0M M0W, ठीक है, समीकरण 2। ये समीकरण कौन से हो गई आपके, एक। डेल P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में डेल P का मान रखने पर, डेल P का मान रखने पर, डेल P का मान रख देंगे तो डेल्टा TF बराबर क्या आया, डेल्टा TF बराबर आया, डेल P की जगह क्या आ जाएगा, K P0 W0M, K P0 W0M बटा M0W, K P0 W0M बटा M0W है वो डेल्टा TF, डेल P की जगह वैल्यू आ गई। और K P0 और M, इसकी जगह अपन नया नियतांक लिखेंगे 1000 कैप, इसकी जगह नया नियतांक क्या आ गया, 1000 कैप, K P0M की जगह नया नियतांक 1000 कैप। तो डेल्टा TF बराबर K P0M की जगह नया नियतांक 1000 कैप, 1000 कैप इंटू W0 बटा M0 इंटू कैपिटल W, ये नया नियतांक आ गया, ठीक है। 1000 केएफ को क्या करते हैं, मोलल अवनमन की जगह क्या हो जाएगा, उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, 1000 केएफ हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो डेल्टा टीएफ बराबर 1000 केएफ इंटू मोललता, इंटू क्या हो गई, मोललता स्मॉल एम, मोललता हो गई, डेल्टा टी बराबर 1000 केएफ इंटू मोललता। मोललता क्या होती है, मोललता होती है मोललता बराबर W0 बटा M0 इंटू कैपिटल W, W0 बटा M0 इंटू कैपिटल W होती है मोललता, ठीक है। तो इस प्रकार ये सूत्र हो गया आपके कि हिमांक में अवनमन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो डेल्टा टीएफ यहां से शुरू करेंगे, डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के बराबर होता है, डेल्टा टीएफ बराबर डेल्टा पी। अब वाष्प दाब में अवनमन होता क्या है, तो राउल्ट का नियम लगाना पड़ेगा। राउल्ट का नियम कहता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोलबिन के समानुपाती होता है। तो उस प्रकार विलेय की मोलबिन क्या होती है कि विलेय के मोल बटा विलेय के मोल, उससे आया अपने पास W0M M0W। फिर आपने यहाँ पे डेल पी निकाल लिया, डेल पी क्या, वाष्प दाब में अवनमन होता है। जैसे ही आपने शुद्ध जल में नमक मिलाया तो वाष्प दाब में कमी होती है, वाष्प दाब में कमी किसके बराबर हुई, तो नियतांक आया K P0 W0M M0W, इसकी वैल्यू समीकरण 2 की वैल्यू कहां पटकी, 1 में रखने पर। तो डेल्टा TF बराबर क्या आया, डेल्टा TF बराबर आया K P0 W0M बटा M0W। K P0 W0M की जगह नया नियतांक लिख दिया 1000 KF, 1000 KF को क्या करते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। मोलल उन्नयन की जगह क्या होगा, कमी हो रही है ना, तो अवनमन स्थिरांक, उन्नयन वो हो जाएगा, ये है अवनमन स्थिरांक, अवनमन का मतलब होता है कमी होना, अवनमन स्थिरांक KF, ठीक है। तो उसकी जगह K P0M की जगह आपने 1000 KF लिख दिया, 1000 KF इंटू W0 बटा M0 इंटू कैपिटल W। तो डेल्टा TF बराबर 1000 KF इंटू मोललता। तो इस प्रकार भी आएगा, सिद्ध कीजिए डेल्टा TF बराबर 1000 KF
डॉट स्मॉल m, बस ये इतना लिखा हुआ आएगा। सिद्ध करो डेल्टा टी एफ बराबर 1000 कैप डॉट एम, 2 नंबर में आएगा। तो ये आपको यहाँ से शुरू करना है और ये लाइन याद हुई तो आपके आगे डेरिवेशन चलेगा, बाकी आपका पेन नहीं चलेगा, वहीं पर रुक जाएगा। डेल्टा टी एफ बराबर डेल पी, और डेल पी की वैल्यू ये पटकेंगे, उससे ये वैल्यू आएगी और आपके 1000 कैप की वैल्यू आ जाएगी। ये तो हुआ आपके हिमांक अवनमन ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। डायरेक्ट भी याद रखना है, आंकिक प्रश्न आएगा इस पे। डेल्टा टी एफ बराबर 1000 के एफ इंटू W0 बटा M0 इंटू कैपिटल W। W0 क्या है? विलय के ग्राम। M0 क्या है? विलय का अनुपात। कैपिटल W क्या है? विलय का भार। डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक में अवनमन। के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। इन सबको आपको नीचे ध्यान भी रखना है। अब यदि आपको कह दे कि विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए हिमांक अवनमन के द्वारा, तो विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र, विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र किसके द्वारा? हिमांक अवनमन के द्वारा। विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र है तो M0 बराबर क्या आएगा? M0 बराबर, M0 को उधर ले जाओ, 1000 कैप इंटू W0 बटा डेल्टा टी एफ नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल W, ठीक है। तो ये सूत्र किसका हो गया? विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र है किसके द्वारा? विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र हिमांक में अवनमन के द्वारा। M0 बराबर 1000 KF इंटू W0 बटा डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल W, ठीक है। तो ये इस प्रकार अपन ये सूत्र भी आप ज्ञात कर सकते हैं, अणुभार ज्ञात करने का सूत्र। अब यदि आपको कह दे मोलल अवनमन स्थिरांक की इकाई निकालिए, मोलल अवनमन स्थिरांक है उसकी इकाई निकालनी है, यूनिट निकालनी है, इकाई निकालनी है। तो इकाई कैसे निकालेंगे? तो केएफ की इकाई निकालनी है तो केएफ को रोक लेंगे। केएफ बराबर क्या है आपके पास? देखेंगे डेल्टा टी एफ ऊपर है ये इंटू M0 ऊपर है ये इंटू कैपिटल W भी कहाँ आ गया? ऊपर आ गया, बटा में कौन आएगा? 1000 इंटू W0, ठीक है। अब W0 बटा M0 क्या होता है? ग्राम बटा अणुभार होता है, मोल। ग्राम बटा अणुभार क्या होता है? मोल। पर अणुभार बटा ग्राम है तो मोल का क्या हो जाएगा? उल्टा, मोल इनवर्स। और T की वैल्यू क्या है? केल्विन। और कैपिटल W क्या आ गया? कैपिटल W आ गया किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स। ये किसकी इकाई आ गई? ये आपके आ गए मोलल अवनमन स्थिरांक की इकाई केकेजी मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स किसकी इकाई है? ये आपके मोलल अवनमन स्थिरांक की इकाई है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन हिमांक में अवनमन ज्ञात करने का यदि आपको डेरिवेशन पूछे 2 नंबर में, या पूछे कि डेल्टा टी एफ बराबर 1000 के एफ डॉट एम होता है, सिद्ध कीजिए डेल्टा टी एफ बराबर 1000 के एफ डॉट एम, तो आपको वहां से शुरू करना है। पहले तो आपको हिमांक की परिभाषा याद रखनी है। ताप का वह मान जिस पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है वो उसका हिमांक कहलाता है। यदि ये नहीं पूछे तो ये पूछेगा हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? कि शुद्ध जल में यदि अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके तापमान के मान में कमी आना हिमांक में अवनमन कहलाता है, ठीक है। शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? शुद्ध जल जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पे चला जाता है, ठीक है। तो शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नहीं पूछेगा तो फिर ये पूछेगा कि रेलवे लाइन पर से बर्फ हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है, क्यों? रेलवे लाइन है, अब ये से नहीं 5 फुट या 2 किलोमीटर है, उससे आप बर्फ हटा दोगे हाथ से, तो वहां पे लंबी दूरी पे बर्फ हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बर्फ और नमक का मिश्रण क्या हो गया? बर्फ और नमक का मिश्रण हो गया हिमांकित मिश्रण, और हिमांकित मिश्रण का तापमान हमेशा क्या होगा? कम होगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और वातावरण का तापमान, बर्फ पड़ रही है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको खुद को पता है कि तापमान ऊष्मा का नियम क्या होता है? अधिक ताप से कम ताप की ओर जाएगी, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -10 में अधिक कौन है? 0 वाला है, तो अधिक ताप से कम ताप की ओर जाएगी। 0 वाला भी धीरे धीरे विकिरण जाते जाते इसको भी किस पे कर देगा? 0 पे कर देगा। सर्दी क्यों लगती है भाई? सर्दी इसलिए लगती है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 है और बाहर का तापमान कम है।
अपन बाहर वाले तापमान में रहेंगे तो धीरे धीरे रात में क्या रहेगा, बॉडी टेम्परेचर है वो भी बाहर मान लो 5 है तो वो 5 के पास चला जाएगा, तो उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो धीरे धीरे ये भी 0 पे चला जाएगा। अब 0 पे जाएगा तो बर्फ और नमक इसको जमने के लिए -10 चाहिए और टेम्परेचर हो गया 0, तो ये किस में चला जाएगा, द्रव अवस्था में चला जाएगा। पानी बन करके रेलवे लाइन से हट जाएगा, बर्फ है वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी मात्रा में यदि बर्फ को हटाना है, जम्मू कश्मीर वगैरह है तो वहां पे बर्फ पड़ती रहती है, तो वहां पे किसका छिड़काव किया जाता है, नमक का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि तापमान में कमी होकर वो द्रव की अवस्था में आ जाएगा और रेलवे लाइन से हट जाएगा। यदि ये नहीं पूछे तो दूसरा प्रश्न पूछेगा आइसक्रीम वाला बर्फ के साथ नमक क्यों रखता है। उसका भी कंसेप्ट है कि भाई आइसक्रीम वाला बर्फ के साथ नमक रखने से वो हिमांकित मिश्रण हो जाएगा और उसमें तापमान कितना रहेगा, एक तो बर्फ का तापमान है 0 और बर्फ और नमक का तापमान कितना है -10। अब आप खुद दिमाग लगा लो, जल्दी आइसक्रीम किस में जमेगी कि भाई एक तो 0 में जमेगी, -10 में जमेगी। तो -10 में जमेगी तो बर्फ के साथ वो क्या रखता है, नमक रखता है। ठीक है, क्योंकि वो कौन से मिश्रण का निर्माण हो गया, हिमांकित मिश्रण। ऐसे प्रश्न में आपको हिमांकित मिश्रण का शब्द आना जरूरी है, वही आएगा तो ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यदि ये नहीं पूछे तो फिर ये आपको डेरिवेशन पूछेगा, तो डेरिवेशन याद रखने के लिए आपको डेल्टा टी ए बराबर डेल पी और फिर राउल्ट का नियम याद रखना है, डेल पी अपॉन पी जीरो बराबर एक्स विले की वैल्यू पटकी, डेल पी आ जाएगा, डेल पी बराबर के पी जीरो डब्ल्यू जीरो एम जीरो डब्ल्यू। यहाँ पे आपने वैल्यू पटकी तो के पी जीरो एम की जगह नया नियतांक आ गया 1000 के एफ। 1000 के एफ को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। अवनमन का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, तो डेल्टा टी ए बराबर 1000 के एफ इंटू डब्ल्यू जीरो बटा एम जीरो इंटू कैपिटल डब्ल्यू। उससे आपके W0 बटा M0 इंटू कैपिटल W ग्राम विलय के 1 किलोग्राम भार में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो ये मोललता हो गई। तो डेल्टा टी ए बराबर 1000 के एफ डॉट एम। उससे आपने विलय का अनुपात याद कर लिया। विलय का अनुपात क्या हो गया, M0 बराबर M0 को रोक लिया, बाकी को पक्षांतरण कर दिया, 1000 के एफ इंटू W0 बटा डेल्टा टी एफ इंटू W। विलय का अनुपात नहीं पूछे और आपको डेल्टा टी एफ भी नहीं पूछे तो फिर पूछेगा मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। तो इसकी इकाई कैसे हो गई, केएफ की, केएफ को रोक लिया, डेल्टा टी एफ इंटू M0 इंटू डब्ल्यू बटा W0। टेम्परेचर की इकाई क्या होती है, केल्विन, कैपिटल W की इकाई क्या हो गई, किलोग्राम। अब W0 बटा M0 होता तो मोल होता, पर यहाँ उल्टा है तो मोल की जगह क्या हो गया, मोल इनवर्स। केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स किसकी इकाई है, मोलल अवनमन स्थिरांक की इकाई है। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म आपके 3 हो गए। अगले वीडियो में अपन चौथे अणुसंख्यक गुणधर्म परासरण दाब के बारे में अध्ययन करेंगे।